नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में, हालांकि इसमें काफ़ी समय लग गया, एक्चुअली थोड़ी तबीयत भी डाउन थी और गांव साइड गया था, इस वजह से काफ़ी दिनों की वीडियो नहीं आ पाई थी। तो दोस्तों, ये अध्याय है हमारा, अध्याय 21 है। हमने अध्याय 20 तक करवा दिया था आपको, यानी अध्याय 20 में जो विवाह आदि से संबंधित अपराध थे, जहाँ पे तलाक वगैरह या आप विवाहिता की मृत्यु कार्य वगैरह कर देते, तो वहाँ उससे संबंधित अपराध थे, जहाँ पे मैंने बताया था आपको 7 साल तक, यदि विवाह के 7 साल तक किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उस पर मतलब महिला के परिवार द्वारा दहेज मृत्यु लगाई जा सकती है। वहाँ पे दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी अप्लाई हो जाता है और उस संदर्भ में दहेज से संबंधित जो भी केसेस थे वो हो जाते हैं। यानी एक तरीके से विवाह से संबंधित अपराध थे। आप एक बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी नहीं रख सकते, ऐसे करके, ठीक है। मैंने करवाया था आपको विवाह से संबंधित। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, कि थोड़ी छोटा सा ही वीडियो था, तो उसमें सारा समझ में आ जाएगा आपको। जो जो धाराएँ थी इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, मैंने सिर्फ वही करवाई थी। उसी संदर्भ में आज बात करते हैं अध्याय 21 की। अध्याय 21 में बोला गया है मानहानि। मैंने आपको बताया था भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय, 23 में हम आज 21वें अध्याय तक आ चुके हैं। अब हमारे 2 अध्याय बचे, जिसमें 22वां अध्याय तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 नंबर वाला जो है वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उसमें तो सिर्फ एक ही धारा है, धारा 511, तो वो तो 2 सेकेंड में, यानी 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं भाई दोस्तों मानहानि की। इस अध्याय में, यानी कि ये जो अध्याय है हमारा अध्याय 21, इसमें लगभग 3 धाराएं हैं, जो कि धारा 499 और 500, 501, 502, यानी 5 धाराएं हैं, 4 धाराएं हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं मानहानि होती क्या है। दोस्तों, मानहानि जो होती है ना, आप सबने सुना होगा कि बड़े बड़े नेता लोग मतलब दूसरे जो विपक्षी दल होते हैं उन पे मानहानि का केस करते हैं और करोड़ों लाखों की मानहानि का दावा कर देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो मानहानि स्पेशली क्या होती है, ये 2 रूप से हो सकती है, लिखित और मौखिक। लिखित यानी कि लिख करके, और मौखिक यानी बोल करके। जैसे कि हम अपने फेसबुक से या आपका जो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, किसी से भी हम कुछ लिख के किसी अन्य के बारे में कोई गलत टिप्पणी कर दें या हम अपना पोस्टर लगा दें। जैसे मैंने कोई पोस्टर लगाया, जैसे आज के समय में चल रहा है कि कुछ भी मतलब बीजेपी को लेकर कोई विपक्षी दल है वो गलत पोस्टर बना के, ठीक है, लगवा दे, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उस पार्टी के ऊपर मानहानि पेश कर सकती है कि इस दल ने हमारी मतलब एक तरह से बेइज्जती की है। मानहानि का मतलब होता है एक तरह से बेइज्जती, और मानहानि का दावा पेश करना है कि या तो बेइज्जती से रिकवर करना, अब चाहे वो धन के माध्यम से हो या भाई मतलब माफ़ी के माध्यम से, जो भी हो सकता है, वो जिस व्यक्ति की मानहानि होती है उस पर निश्चित करता है। मौखिक रूप से, जैसे मुँह से बोल के कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं या ऐसे वार्तालाप चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, तो एक ने दूसरे के बारे में कुछ बोल दिया, दूसरे वाले को बुरा लग गया, तो वो उस पर मानहानि का दावा पेश कर सकता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है, मतलब एक तरफ से आ रहा है 2022 में खेला होई, एक तरफ से योगी जी बोल रहे हैं उनके अब्बा जान वगैरह करके, तो मतलब हालांकि ये पॉलिटिकल बात है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत जल्दी समझ में आ जा रहा है आज के समय में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं धारा 499 की। तो धारा 499 में बोला गया है मानहानि की परिभाषा, यानी कि जो मानहानि होती है ना, डिफेमेशन, इसकी जो परिभाषा है वो बताई गई है धारा 499 में। आप ध्यान रखिए, इसकी सिंपल सा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि मानहानि की परिभाषा किस धारा में है। और दूसरा ये आ सकता है कि मतलब 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि इनमें से कब मानहानि नहीं होगी, तो ये बताया गया है, इसी धारा में बताया गया है किसी गायक की आलोचना करना मानहानि नहीं होगा, शिक्षक की आलोचना करना मानहानि नहीं होगा, अभिनेता की आलोचना मानहानि नहीं होगा, लेखक की आलोचना मानहानि नहीं होगा, शिक्षक द्वारा छात्र की आलोचना मानहानि नहीं होगा, मालिक द्वारा नौकर को डांटना मानहानि नहीं होगा, अभिभावक द्वारा अपने बच्चों को दंड देना मानहानि नहीं होगा, और दूसरे की भलाई के लिए अच्छे उद्देश्य से आरोप लगाना मानहानि नहीं होगा, और सत्यवादी का लोशन लगाया जाना या प्रकाशित करना मानहानि नहीं होगा। तभी आपने देखा होगा कि जैसे कि गायक है, वो अपने गाने में कुछ भी बोल देता है ना, तो उसको मानहानि की कैटेगरी से बाहर रखा गया, ठीक है। जो मतलब सिंगर वगैरह होते हैं, शिक्षक की आलोचना, जैसे कि कोई टीचर है, वो टीचर है, उसका मतलब कर्तव्य है, उसका धर्म है, जो सत्य है उसको बताना, और जो मतलब जो भी है फैक्ट को सामने लाना। अब ऐसे में कोई व्यक्ति कहता है, किसी व्यक्ति की जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, ऐसे में वो कहता है कि नहीं हमारी बनी हुई इज्जत, जैसे कि मैं हूँ सपोज,
मैंने बहुत इज्जत कमाई है, बहुत इज्जत बनाई, लेकिन गलत तरीके से। ऐसे में भविष्य में इतिहास में जब भी पढ़ाया जाता है, मतलब मेरे जीवित रहते या हमारे मतलब आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके सामने जब भी पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे जो टीचर है उसका कर्म है फैक्ट को सामने लाना। वो अपने स्टूडेंटों को बताता है कि उस व्यक्ति ने जो भी इज्जत कमाई है, जो भी संपत्ति कमाई थी, जो कुछ भी कमाया वो गलत तरीके से कमाया या ऐसा ऐसा करके कमाया। ऐसे में यदि मैं जीवित हूँ तो मैं उस शिक्षक के ऊपर भाई मानहानि लगा सकता हूँ, या हमारे जो आने वाले अपकमिंग जनरेशन है, मैं यदि नहीं हूँ तब, तो वो उस शिक्षक के ऊपर मानहानि का दावा ठोक सकती है। लेकिन ऐसे में वो नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षक की आलोचना को मानहानि की कैटेगरी से बाहर रखा गया। लेकिन हाँ यार, ये सोचने वाली बात है, शिक्षक भी उस समय मानहानि की आलोचना से बाहर रहेगा जब वो शिक्षा दे रहा है। ऐसे जनरली मतलब आपस में बात करते समय उसको मानहानि का दावा पेश किया जा सकता है। ओके, इसी तरह अभिनेता की आलोचना है या किसी लेखक की आलोचना। आपने देखा होगा हमारे देश में कई ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों में मतलब चाहे कोई भी हो ना, सभी की आलोचना की है। तो ऐसे में वो व्यक्ति उस लेखक के ऊपर मानहानि का दावा पेश नहीं कर सकते, ठीक है। और एक तरीके से इन्होंने लिस्ट दे दी। अब जैसे मालिक द्वारा नौकर को डांटना, कोई नौकर है वो काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, ऐसे में मालिक उसको डांट देता है, ठीक है। तो वो नौकर ये वो नहीं, मतलब भाई मानहानि तो मानहानि हो, नौकर की भी मानहानि हो गई। वो चला जाए सुप्रीम कोर्ट की, जज साहब हमारे मालिक ने हमारी मानहानि की, इन्होंने हमें डांटा है, तो ऐसे में तो मालिक के तो लग जाएंगे, ठीक है। तो मालिक के द्वारा नौकर को डांटना भी मानहानि से बाहर रखा गया है। सेम इसी तरह माता पिता द्वारा बच्चों को डांटना। अब जैसे कि बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए माता पिता ने बोला, अब बच्चों का मन नहीं है तो पिताजी ने डांट दिया, तो ऐसे में बच्चे भी मतलब कोर्ट नहीं जा सकते कि जैसा हमारे पिताजी ने हमारी मानहानि की, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी दी, ध्यान रखिएगा। इन कैटेगरी में से ही क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से ही क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसको मानहानि की सूची से बाहर रखा गया, तो वो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। मतलब जो जनरल बातें हैं उनको मानहानि से बाहर रखा गया है। जब आप एग्जाम देने बैठे हैं तो थोड़ा माइंड लगा लेना, ये आराम से आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, आपकी धारा 499 है, ठीक है। अब बात करते हैं मानहानि करने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं, ठीक है। ये जो तत्व हैं ये आवश्यक है मानहानि के लिए। जैसे अपमानजनक टिप्पणी या बयान होना, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर कुछ ऐसी बात कह देता है जिससे कि उसका मतलब अपमान हो जाए, ठीक है। मतलब उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें कमी आए, या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी जो खुद की जो बनी हुई इज्जत है ना, उस पर कहीं ना कहीं जाके चोट करे जाके, तो उसको मानहानि बोलते हैं। सेकंड, अपमानित करने का आशय होना चाहिए। जैसे कि मेरा उद्देश्य ही है, मतलब बड़ी सभा में मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को अपमानित करूं, तो मैं बड़ी सभा में उसके खिलाफ कुछ ऐसा बोल दूं जिससे वो अपमानित हो जाए बड़ी सभा में, तो इसको बोलते हैं मानहानि की, ठीक है। इसके साथ में अगला बात करते हैं आशाजनक टिप्पणी या बयान अभियोगी को लक्ष्य करके बोलना। जैसे मैं एक टारगेट करके एक को बोलता हूँ, जैसे ठीक है, जैसे कि अभी कांग्रेस ने चलाया था चौकीदार चोर है, ठीक है। वो एग्जैक्ट एक व्यक्ति के लिए बोला गया था, उसको मतलब हालांकि डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला था किसके लिए बोला, लेकिन उनका जो आशय था वो एक लक्ष्य करके बोला गया था कि एग्जैक्ट इस व्यक्ति को बोलना है। तो ऐसे में भी मतलब यदि चाहते, मतलब जो भी थे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो उनके ऊपर मानहानि का केस कर सकते थे। लेकिन वही है ना कि मतलब जब इंसान एजुकेटेड हो जाता है फिर इन लफड़ों में नहीं पड़ता। आपने देखा होगा आज़ादी के समय में जो नेता थे और आज के समय में जो नेता थे ना, उनमें मतलब ज़मीन और आसमान का अंतर। आज़ादी के समय के जो नेता थे वो आप कोई भी नेता उठा के देख लीजिए ना, सारा या तो टीचर मिलेगा, वकील मिलेंगे, मतलब कि A to Z सारे नेता थे, सारे एजुकेटेड पर्सन थे। और आज के नेता 80% नेता, मतलब लोकसभा के तो जी समझ लो 90% अंगूठा छाप मिलेंगे आपको उनके। यदि आप मतलब लिखवा लो ना कुछ भी बोल के, तो मतलब आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना तो मुझे पता है। हाँ, राज्यसभा वाले वो एजुकेटेड, उनको इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसलिए राज्यसभा को पढ़े लिखे लोगों का सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब उसमें 80-90% तो ऐसे ही होते हैं, हालांकि मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस आप समझते ही हैं सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद बयान सम्मान प्रकृति का होना, मतलब ये वही कुछ फैक्ट है, मतलब एक तरीके से कुल मिला के सामने वाले व्यक्ति की बेइज्जती होना ही कहलाता है मानहानि, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 500। धारा 500 में बोला गया मानहानि का दंड, यानी वही है, मतलब मानहानि हो गई तो मानहानि का जो अगले वाली धारा में मानहानि का दंड दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसका जो दंड होता है 2 साल की कारावास प्लस आर्थिक जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम धारा 501 बोल रही है मानहानि कारक जानी हुई बात को मुद्रित करना। मतलब एक वही है ना कि कुछ ऐसी बातें बोलना जिससे भविष्य में ऐसा हो कि हाँ मतलब पीछे कुछ ऐसा हो चुका हो जिससे कि अब बोलने से सामने वाले व्यक्ति की मानहानि, तो ऐसा कुछ बोल देना, वो आ जाता है धारा 501। उसके बाद धारा 502 बोल रहा है मानहानि कारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचना। वही है ना कि जैसे कि कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि किसी लेखक ने कोई पुस्तक लिखी, वो बहुत पुरानी पुस्तक है, अब उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की कोई एक तरीके से आलोचना की गई है, ठीक है। अब वो आलोचना जैसे कि मैं आपको सिंपल सा फैक्ट बता देता हूँ, गांधी जी को मारा नाथूराम गोडसे जी ने, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे जी ने एक पुस्तक लिखी है आई किल्ड गांधी, मतलब मैंने गांधी को मारा, मैंने महात्मा को नहीं मारा, ऐसे कुछ करके है उनकी पुस्तक। उस पुस्तक को आज तक मतलब कि जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने आज तक प्रकाशित नहीं होने दिया, ठीक है। तो ऐसे में उस पुस्तक में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लिखा होगा, मतलब जो कहीं ना कहीं गांधी जी के चरित्र पे, गांधी जी के व्यक्तित्व पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहा होगा। इसी वजह से तो उस सरकार ने उस पुस्तक को आज तक मार्केट में नहीं आने दिया, ठीक है। अब ऐसे में वर्तमान सरकार क्या करती है, वो उस पुस्तक को मतलब लॉन्च कर देती है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की जो इज्जत को बचा के रखा था, मतलब उस समय के या उनके परिवार वालों ने, उस समय के सरकारों ने, वो ये सरकार आके मतलब उसको पब्लिक कर दी। तो ऐसे में वो एक तरह से इसी धारा के अंतर्गत आ जाएगा, यानी धारा 502 के अंतर्गत कि कुछ ऐसा मतलब ऐसे सब्जेक्ट को बेचना जिससे कि मतलब मानहानि कारित हो सके, ठीक है। तो ये था भाई मानहानि का चैप्टर, बहुत कुछ नहीं था, बस इसमें 5 धाराएं थी, जिसमें 499 मानहानि की परिभाषा है, 500 में मानहानि का दंड है, 501 में मानहानि की मतलब एक तरह से बात को करना, और 502 में उन पदार्थों को बेचना, ठीक है। तो ये 501 502 तो आपको याद रखना नहीं, बस 499 और 500 याद रखनी। 499 में मानहानि है, 4 और 500 में मानहानि का दंड है। तो 499 में बस ये बताया गया किस क्या क्या मानहानि नहीं होगा और मानहानि के लिए क्या क्या आवश्यक है, ठीक है। तो जनरली परिभाषा में यही पूछा जाता है। इसके बाद हम कल बात करते हैं धारा मतलब अध्याय 22 की। हालांकि अध्याय 22 में ऐसा कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में अध्याय 23 भी कल साथ में निपटा देंगे। उसके बाद में हम ये करेंगे आपको जनहित याचिका। चाहे मैं अध्याय 23 यहाँ पर ही निपटा ही देता हूँ आज ही। भाई देखो, अध्याय 23 भारतीय दंड संहिता का सबसे छोटा अध्याय है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक धारा है, धारा 511, ठीक है। अब धारा 511 में बोल रहा आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। जैसे कि कोई भी ऐसा कार्य है, थोड़ा मतलब लॉजिकली है, आप सोचने जरा बैठ के, जैसे कि हत्या करना एक तरीके से दंडनीय अपराध है, और इस हत्या करने में मतलब आजीवन कारावास भी हो सकती है या फिर मतलब मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कार्य जिसको करने से हमको दंड मिलेगा, मतलब चाहे आजीवन कारावास हो या अन्य कोई कारावास या दंडनीय कोई भी अपराध, ऐसा मतलब कोई भी कार्य ऐसा हो जिससे कंफर्म है कि इससे हमको मतलब तगड़े लगने वाले हैं, तो ऐसा कार्य करने का प्रयत्न करना भी एक अपराध है। और उसके लिए जो दंड है ना, वो दिया गया अध्याय 23 में कि 23 की धारा 511 में। जैसे कि हत्या करना अपराध है, ठीक है। अब हत्या मैंने, जैसे मेरा टारगेट है मुझे किसी को मारना है, ठीक है। अब हत्या करना, मैं उसको मारूंगा, हत्या कहलाएगी। हत्या एक दंडनीय अपराध है जिसमें या तो आजीवन कारावास होगी या फिर मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि मैं उसकी हत्या करने का प्रयत्न करता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, हत्या हो गई तब तो वो तो है ही दंडनीय अपराध। यदि उसका प्रयत्न भी किया, उसकी योजना बनाई, वो भी अपराध होता है, ठीक है। तो मैंने प्रयत्न किया, तो वो प्रयत्न करने के लिए जो दंड है, जैसे मैंने प्रयत्न किया लेकिन उसकी हत्या नहीं हो पाई, तो प्रयत्न करने का जो दंड है वो धारा 511 में लगेगा, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ तक आपका अध्याय 23। अध्याय 22 बचा, उसकी कुछ 2 धाराएं कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको कल बता दूंगा। इसी के साथ में कल मैं आपको बताऊँगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारी IPC ख़त्म होने वाली है, और मैं देखता हूँ कल या परसों से आपके जो संविधान वाला पोर्शन वो भी स्टार्ट कर देता हूँ। हालांकि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीनों की, 7 महीनों की, मतलब जो जितने भी करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन थे
उनकी एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, यानी 7 महीने तो 7 वीडियो आएंगे आपके पास में, हर मंथ का एक अलग से वीडियो होगा, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चन थे सारे, भले वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मतलब एक महीने में लगभग 250-300 क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज़ यार वो वीडियो पूरा देखा करिएगा, ठीक है। तो वो आने वाला है। साथ में मैं मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में यूपी SSC के लिए या यूपीएसआई के लिए, मतलब जिसमें हिंदी और जीके के क्वेश्चन मतलब डिस्कस करूँगा, ठीक है। हिंदी वाला पोर्शन अलग आएगा, जीके वाला अलग आएगा। इसके साथ में एक और मतलब हिस्ट्री की मैंने अलग से वीडियो बना के डाली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है, लगभग 250-300 क्वेश्चन है, उसके लिए 5-6 वीडियो आएंगी, 50-50 क्वेश्चन की सीरीज होगी। वो पहला वीडियो मैं आज अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो वो देखिएगा आ जाके आप। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो। ओके, बाय बाय।